Hello and welcome you all again in your geography class. So it's Deepak Tiwari, your teacher, here with a new topic that is volcano. So today we will be discussing about volcano, its definition, its causes, its classification and its distribution over all around the world. So let me start. So before going towards the definition of volcano, at first look out having a quick look about its fundamentals or its basic terms. So basically we know that the core of earth is still very hot. जो अर्थ का कोर है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है and due to the release of such amount of internal heat, तो जब हॉट है आपका जो कोर है वो इतना ज्यादा हॉट है कि इंटरनल हीट बहुत ही ज्यादा ओरिजिनेट होती है beneath the surface of a earth, and this type of heat will develop a different type of forces that is the endogenous forces. Okay, उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं. जो अर्थ के सरफेस के बीनीथ यानी अर्थ के सरफेस के नीचे जो फोर्सेस डेवलप होती है उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट हियर विद बाय दीज एंडोजेनिक फोर्सेस, तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस डेवलप करती हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये दो प्रकार के मूवमेंट्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इट प्रोड्यूस. द फर्स्ट वन इज द सडन मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज the slow movement. So under the sudden movement that is earthquake and volcanic eruption. तो आज हम इन्हीं volcanic eruptions के बारे में चर्चा करेंगे जो कि sudden shooting and sudden movement of earth की वजह से होते हैं. So let me start the definition of volcano. So a volcano is a vent or opening in the crust of earth. तो जो volcano है ये एक vent है. Vent क्या है मैं आपको बता दूं, ये इसी को बोलते हैं vent. ओके, इट इज अ वेंट और ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ठीक है, विच इज इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के क्रस्ट पर कनेक्टेड बाय ए कंडुइट टू एन अंडरलाइन मैग्मा. तो ये जो ओपनिंग है ये अंडरलाइन जो मैग्मा, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया और यहाँ पर मैग्मा का डिपॉजिट है, ठीक है. तो ये मैग्मा के डिपॉजिट से आपका ये कंडुइट ट्यूब उस ओपनिंग को जोड़ती है, ठीक है, एंड to an underlying magma chamber, ये magma chamber है, from which the molten lava, और जहां से इस conducting tube से ये जो molten lava है and different volcanic gases and steams are ejected, इसी को हम volcanic eruption कहते हैं. So it is the definition of volcanic eruption or volcano. So what are the main causes of volcanic eruption? ये जो volcanic eruption होता है इसके main causes कौन से होते हैं? So I have divided the two causes, that is the water, heat and pressure, and the second one is movement of plates. So there are the two causes. So let me discuss about the water, heat and pressure. So as we know there is a surface of a earth having different or the various cracks, ठीक है. ये अर्थ का सरफेस है जिसको हमने क्रस्ट बोला, ठीक है. इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं और इस क्रैक्स को हम फिशर्स के नाम से भी जानते हैं. ये जो क्रैक्स है ये फिशर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. चाहे इसको आप क्रैक्स कहें चाहे इसको आप फिशर्स कहें. सो ड्यू टू दिस फ्रॉम दीज क्रैक्स एंड फिशर्स द वाटर परकोलेट्स, ठीक है. तो इन फिशर्स और इन क्रैक से होते हुए वाटर क्या करेगा, ये परकोलेट करेगा, और जब परकोलेट करेगा और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, मैग्मा है, मैग्मा का डिपॉजिट है, ठीक है, मैग्मा चैम्बर है. तो whenever these water will percolate down to the earth below the surface of the earth beneath it having the magma which is hot in nature, ठीक है. तो मैग्मा क्या है, वहां पर हॉट है और जैसे ही वाटर यहां पर पहुंचेगा तो सडनली द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. तो ये जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा स्टीम में, एंड दिस स्टीम, ये जो वाटर स्टीम में चेंज हो गया है, एंड दैट स्टीम विल क्रिएट और एक्सर्ट द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर ये वाटर जो स्टीम में चेंज हुआ था ये ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब ये प्रेशर एक्सर्ट होगा तो विथ दिस स्टीम ऑफ वाटर there is a escape out with the explosion along with the steam, the outflow of the molten magma. इसी के साथ जैसे ये वाटर एक एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा. आप देखिए एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर तो स्मॉल ओपनिंग है, क्योंकि ओपनिंग क्या है, स्मॉल है, और जब स्मॉल ओपनिंग से इतना ट्रेमेंडस अमाउंट में प्रेशर जनरेट होगा, एक्सर्ट होगा इतने छोटे से क्रेस्ट में, देन क्या होगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मटेरियल वेयर
अपलिफ्टेड या यूं कहें तो आउटफ्लो होगा विथ द हॉट मोल्टेन मैग्मा एंड द मटीरियल दैट इज कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, उसके साथ डिफरेंट गैसेस, बहुत सारे गैसेस, स्टीम और दूसरे मटेरियल्स भी जिनको वॉल्केनिक मटेरियल्स कहते हैं, उनके साथ कुछ मिनरल्स भी आउटफ्लो होंगे फ्रॉम दिस स्मॉल ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस तरीके से इसको हमने कहा कि इससे वाटर, हीट और प्रेशर, क्योंकि वाटर ये हीट हुआ, हीट होने के बाद चेंज हो जाएगा स्टीम में, और स्टीम प्रेशर exert करेगा on the surface of earth with the explosion took place and the different material with outcome or outflow from the surface of earth. And the second one is the movement of a plate. The second cause for the volcanic eruption is the movement of a plate. We know that beneath the surface of earth having a different layers of a plates. तो प्लेट्स की बहुत सारी, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, उनकी सडन मूवमेंट होती रहती है। और जो मोशन ऑफ द, देखिए ये क्या है, सरफेस, ये मान लीजिए प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ये सरफेस के अंदर की प्लेट्स में बता रहा हूँ, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स ऑफ अ प्लेट वर देयर एंड रेगुलरली और कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग। ठीक है, ये लगातार मूव कर रही है, रेंडमली मूव कर रही है। तो एक प्लेट अगर अपसाइड डाउन जा रही है, अपसाइड जा रही है, तो दूसरी डाउनवर्ड जा रही है। तो व्हेनेवर द एक्सचेंज ऑफ अ प्लेट्स, और सॉरी, द प्लेट्स हैविंग मूवमेंट beneath the surface of a earth, whenever these plates get फ्रिक्शन टू ईच अदर, जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी या फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, देन देयर इज अ शुकनिंग ऑफ अर्थ। इससे अर्थक्वेक भी आता है और वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो हुआ क्या कि जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनके बीच में गैप आता है, कोलाइड करती हैं तो थोड़ा सा गैप पे भी जाती है, और जब वो गैप बनता है तो उसी के बीच में से मैग्मा आउटफ्लो होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए these were the two causes of the volcanic eruption, the movement of plates and water, heat and pressure. Look, so types of volcanoes. Look towards the types of volcanoes. Volcanoes कितने types के होते हैं? So I have divided the volcanoes on the classification on the basis of, the first one is on the basis of the mode of eruption. तो मोड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे, एंड सेकेंड वन इज द पीरियड ऑफ इरप्शन। Okay, so I have classified the different kinds of volcanoes on the basis of the mode of eruption and the period of eruption. So mode of eruption में मैं आपको बताने वाला हूँ, mode of eruption में I have divided into the two forms. The first one is the central eruption. ठीक है, इसको हम सेंट्रल इरप्शन कहेंगे। और सेकेंड वन इज फिशर इरप्शन। फिशर का मैंने आपको नाम दे दिया था। सो सेंट्रल इरप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, इन दिस केस मैग्मा कम्स थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। लुक, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूं। सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, देन हियर इज द मैग्मा चैम्बर, ओके, एंड दिस इज वेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो इन दिस केस magma, that is because the surface of earth having below it having a degree of hotness or increasing degree, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मैग्मा क्या करेगा, इस स्मॉल ओपनिंग से, ठीक है, इस स्मॉल ओपनिंग से बाहर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम वेंट के थ्रू बोल रहे हैं। ठीक है, सो ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने जैसा कि पहले बताया, तो देयर आर मैग्मा एंड सम फ्रेगमेंटल मटीरियल्स। तो मैग्मा के साथ साथ जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है उसके साथ कुछ फ्रेगमेंटल मटीरियल्स भी उसके साथ आउटकम आएंगे, यानी आउटवर्ड्स आएंगे, एंड आर थ्रोन आउट विद अ ग्रेट एक्सप्लोजन। क्योंकि इन मटेरियल्स के आउटफ्लो होने का जो चांस है या जो जगह है वो बहुत ही कम है। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उस मटेरियल्स या उन फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स और मैग्मा को
पास करने का या पास होने का जगह कम मिलेगा और इसीलिए एक्सप्लोजन होगा, सडन एक्सप्लोजन होगा एंड द लॉट्स ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स इज इजेक्टेड अप टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स इन द स्काई। तो उस स्काई में हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में बहुत सारे मटेरियल्स चले जाएंगे, ठीक है। वो कई फ्रेगमेंट्स में भी हो सकते हैं और वॉल्केनिक ऐश भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें लावा भी, ठीक है, तो इसको हमने लावा बोला, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, लावा लाइन इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड अराउंड वॉल्केनिक वेंट एंड फ्रॉम द वॉल्केनिक कोन्स। और ये मटेरियल जो आउटकम हो रहे हैं वॉल्केनिक से बाहर आ रहे हैं, ये कोन या डोम के तौर पर डेवलप कर जाएंगे। यानी कि जो वॉल्केन है, वॉल्केनो का आप माउंटेन देखो तो ये कोनिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे ये जो मैग्मा हुआ है, पहले तो ऐसा था सरफेस, तो ये क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन होने लगा। वॉल्केनिक इरप्शन होने के साथ साथ ये जो लावा है ये कूल डाउन होकर रॉक्स के फॉर्म में बन गया। देन उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला ही जाता है, ठीक है। इस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। देन अगर दिखाऊं तो मैं आपको, ये था आपका वॉल्केनिक, ठीक है, ये आपकी ऐश भी हो गई और ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स इसको हम कह सकते हैं। एंड ये वेंट है और ये लेयर ऑफ लावा और ऐश ऐसे डेवलप कर जाती है, ठीक है। देन ये तो हो गया आपका सेंट्रल इरप्शन। इस सेंट्रल इरप्शन को हम एक्सप्लोजन इरप्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोड होते हुए इरप्ट होता है अर्थ के सरफेस पे, इसीलिए इसको एक्सप्लोजिव इरप्शन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन वो कौन सा इरप्शन है जिसको हम एक्सप्लोजिव इरप्शन कह सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द फिशर इरप्शन। So as we have discussed earlier that the surface of earth having numerous cracks or fissures. So fissure is a crack on a earth surface. fissure को क्या बोलते हैं? ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारे फिशर हैं, ठीक है, यानी कि क्रैक्स डेवलप हैं। So depth of these cracks इस क्रैक्स की जो डेप्थ है वो कुछ मीटर से लेके सेवरल 100 मीटर तक हो सकती है। होता क्या है कि जो मैग्मा है वो कम आउट वो होता है, मैग्मा इन फिशर्स से होते हुए अर्थ के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग है वो बहुत ही कम है, ठीक है, इन फिशर्स, इन क्रैक्स की ओपनिंग बहुत ही कम है, तो जो मैग्मा है इनसे होकर अर्थ के सरफेस पे आएगा और एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द वायलेंट गैसेस विच फोर्स द मैग्मा, यहाँ पर गैसेस हैं वो क्या करेंगे, उस मैग्मा को फोर्स करेंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया, और ये लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिकॉज ये यहाँ पर जो नोजल्स है, कह सकते हैं यहाँ जो क्रैक्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो वहां पे इरप्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो लावा यहाँ पर कम आउट होगा वो मैग्मा सॉलिड होते हुए लावा बनेगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ द मैग्मा कमिंग आउट इज स्लो। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि ये एक्सप्लोजिव था बिकॉज ट्रेमेंडस अमाउंट में मैग्मा कम जगह में निकल रहा था एक्सप्लोजन के साथ। लेकिन फिशर इरप्शन में क्या होगा कि दैट मैग्मा विच इज कमिंग आउट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड क्वाइट प्रोसेस, और इसको क्वाइट प्रोसेस भी कहा गया, ठीक है। देन द लावा स्प्रेड आउट द लार्ज एरिया, जो लावा है पूरे लार्ज एरिया में बढ़ जाएगा एंड द प्रोसेस रिपीटेड मेनी टाइम्स, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, एक के बाद एक लेयर डेवलप करती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं फिशर इरप्शन। एंड सच एरियाज आर नोन एज ऑल्सो अ शील्ड एरिया। इन एरिया को हम शील्ड एरिया भी कहते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है कि लेयर आफ्टर लेयर ये लावा सॉलिडिफाई होते चले जाता है। और जैसे आपने देखा डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू ऐसे ही एक्टिविटीज का एक एग्जाम्पल है जिसको हम शील्ड एरियाज के नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। इरप्शन के मोड से इसको हमने इस दो तरीकों में क्लासिफाई किया। देन ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ इरप्शन वी हैव क्लासिफाइड इनटू द 3 फॉर्म्स। पीरियड ऑफ इरप्शन के तौर पर हमने इसको क्लासिफाई किया। द फर्स्ट वन इज द एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय नाम से पता चल रहा है एक्टिव, यानी जो एक्टिव हो। तो होता क्या है, द लावा, द गैसेस एंड द फ्रेगमेंटिंग मटेरियल, जो भी लावा है
मैग्मा या वॉल्केनिक गैसेस हो गई, वो कॉन्स्टेंटली लगातार इजेक्ट होते रहते हैं, तो ऐसे वॉल्केनोज को हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, यानी जो अभी भी जिनमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, उनको हम एक्टिव वॉल्केनो का नाम देते हैं। तो देयर आर मोर देन 500 ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज आर देयर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज 500 से ज्यादा वॉल्केनिक माउंटेन्स जो कि एक्टिव हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड उसमें कुछ एग्जांपल है, इटली आपको पता होगा, तो इटली में ही आपका माउंट एटना, कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं एक्टिव वॉल्केनोज का। पहली बात तो क्या है, इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती ही रहती है रेगुलरली और कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉल्केनोज। तो अंडर विच माउंट एटना इन इटली एंड माउंट स्ट्रोम्बली इट इज ऑल्सो इन इटली, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है आपके एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन्स के, ये दोनों ही मेडिटेरेनियन सी के पास में हैं। अगर आप इटली देखें तो इटली आपका कुछ ऐसे है, ठीक है, ये इटली है और यहां पर आपका है माउंट एटना, ठीक है, और यहां पर है आपका स्ट्रोम्बली, ठीक है। तो ये आपके दो एक्टिव माउंटेन्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, एक नंबर का क्वेश्चन आपका माउंट स्ट्रोम्बली से बनता है कि देन व्हाई माउंट स्ट्रोम्बली इज आल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन को इसको लाइट हाउस क्यों कहा जाता है, ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बली को मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस क्यों कहा जाता है, बिकॉज हैविंग द कॉन्टिन्यूअस emission and burning of the luminous gases from this volcanic eruption, that is Stromboli, Mount Stromboli in Italy, ठीक है। यानी कि वहां पर जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, किसका, ल्यूमिनस गैसेस का, लगातार कॉन्टिन्यूअसली, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पर उजाला ही रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहते हैं। सबसे पहली बात तो इसका लोकेशन मेडिटेरेनियन के जस्ट बगल में है और वहां पर इसका एमिशन डे बाय डे रोज ही होता है, 24 घंटे इसमें ज्वालामुखी होता रहता है, इरप्शन होता रहता है, इसीलिए इसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेल, दिस कोलिना, माउंट कोलिना, ठीक है, ये मैक्सिको में है। माउंट कोलिना कहाँ है, मैक्सिको में। साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो कोलिना जो कि मैक्सिको कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका में है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव या यूं कहें तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। इसमें अभी तक मोर देन 40 टाइम्स ऑफ इरप्शंस हैव टुक प्लेस। अभी तक इसमें 40 बार 40 टाइम्स इरप्शन हो चुका है। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड एक्टिव volcano in the world, that is Colina, exists in Mexico in North America. If you know that most of these active volcanoes are exist in the belt of Pacific Ocean, जितना भी पैसिफिक ओशियन है, जैसे हम देखें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए का वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, ठीक है, ये सारे जो पैसिफिक ओशियन की बेल्ट पे आते हैं, वहां पर ये मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एशियन आइलैंड की बात करें और अमेरिकन आइलैंड्स की बात करें, और एक बात याद आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आपका वॉल्केनो माउंटेन नहीं है, ठीक है, ये एक बात याद आ गई। एंड इसी में हाईएस्ट की बात करता हूं, तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहां है, या कौन सा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो आपका है ओजस डेल सैलाडो। मैं नाम लिख देता हूं, ओजोस डेल सैलाडो, ये नाम है। दैट इज द मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये कहां है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, एग्जिस्ट इन द चिली एंड अर्जेंटीना बॉर्डर इन सेंट्रल एंडीज, इन सेंट्रल एंडीज। तो सेंट्रल एंडीज में चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर ओजोस डेल सैलाडो, विच इज द हाईएस्ट एक्टिव माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, और इसकी हाइट है 6887 मीटर, मीन्स की 22595 फीट, ओके, ये इसकी हाइट है, ओके। देन दिस इज द एक्टिव वॉल्केनो, मैंने आपको बताया, जो उसका इरप्शन लगातार कॉन्टिन्यूअसली होता ही रहता है। ऐसे माउंटेन्स को हम वॉल्केनिक माउंटेन्स, कैसे, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं, जिनकी संख्या 500 से ज्यादा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली पैसिफिक ओशियन की बेल्ट्स पर ज्यादा मिलते हैं, अमेरिका और एशियन आइलैंड की बात करें, जापान की बात कर लेते हैं।
इटली में माउंट एटना एंड स्ट्रोमली ये एक्टिव माउंटेन है जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास में है। कोलिना जो कि मैक्सिमा में है, मैक्सिको में है, which is in North America, and the highest of the volcanic mountain is this Ojos del Salado, exists in the border of the Chile and Argentina, which is in the central Andes, having a height 6887 meter. So ये तो पहला हो गया active volcano. Then the second one is dormant. Second one is dormant mountain. डॉर्मेंट वॉल्केनो, सॉरी मैंने माउंटेन बोल दिया। डॉर्मेंट वॉल्केनोज की बात करें तो दीज वॉल्केनोज स्टॉप देयर इरप्शन आफ्टर इरप्टिंग सम टाइम। तो ये वॉल्केनोज में पहले इरप्शन हुआ था लेकिन अभी हाल ही में कोई भी इरप्शन नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है, दैट इज नोन एज डॉर्मेंट वॉल्केनो। तो दीज वॉल्केनोज स्टॉप देयर इरप्शन आफ्टर इरप्टिंग फॉर सम टाइम, बट हाउएवर These are indicators of possible eruption, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें इरप्शन हो। तो सच सडन एंड वायलेंट, ये बहुत ही ज्यादा सडन होते हैं और वायलेंट होते हैं, मींस आपको पता नहीं है कि कभी भी इनका इरप्शन हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हजार्डियस हो सकते हैं। देखिए जो कि एक्टिव है तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ ये एक्टिव वॉल्केनो है तो उससे दूर रहा जाए, लेकिन ऐसे माउंटेन जो डॉर्मेंट है जिनमें इरप्शन कभी भी हो सकता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वो बहुत ही ज्यादा हजार्डियस हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस आपका डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका माउंट वेसुवियस, सॉरी माउंट वेसुवियस, ये भी आपका इटली में, ठीक है। माउंट वेसुवियस हो गया इटली में, ये एग्जाम्पल है। ये सबसे पहले इरप्ट हुआ था 79 एडी में, ठीक है, याद रखिएगा 79 एडी में, देन 1631 में, देन 1883 में, देन उसके बाद हुआ था 1872 में, सॉरी 1872 में हुआ था, फिर 1883 में, फिर 1902 एडी में इसका इरप्शन होता रहा है। एंड द सेकेंड वन इज हैविंग एग्जाम्पल माउंट लिखने की जरूरत नहीं है, माउंट क्राकोटोवा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है, क्राकोटाउ भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों एक ही नाम है, डोंट बी कंफ्यूज। ये कहाँ है आपका? सुंडा स्ट्रेट में, एग्जिस्ट इन सुंडा स्ट्रेट, SUNDA, सुंडा स्ट्रेट। ये सुंडा स्ट्रेट कहाँ है? बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के बीच में ये सुंडा स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट में आपका क्राकोटोवा आपका वोल्केनिक माउंटेन है। और साथ ही साथ में बता दूं कि ये आपका जावा एंड सुमात्रा इंडोनेशियन प्रोविंसेस में आता है। देन थर्ड एग्जांपल इज फ्यूजियामा। ये तो फ्यूजियामा आपको पता होगा, इन जापान, एंड मैनियन इन फिलीपींस। मैनियन कहाँ है? फिलीपींस, ठीक है। तो मैनियन आपका फिलीपींस, फ्यूजियामा जापान, क्राकोटोव आपका सुंद्रा स्टेट बिटवीन द जावा एंड सुमात्रा, एंड द इम्पोर्टेंट फॉर डोरमेंट वोल्केनो इज वेसुवियस, एग्जिस्ट इन इटली, हैविंग द इरप्शन पीरियड्स आर देयर। सो दीज आर द डोरमेंट वोल्केनोज। लेट्स अस talk about the third of its classification or a third type, that is extinct volcanoes. Extinct volcanoes, as the name suggests, extinct यानी कि these volcanoes must have been active, जो कभी एक्टिव रहे होंगे, once upon a time कभी एक्टिव रहे होंगे, but however there is no indication of this eruption, उनके इरप्शन का कोई भी अब इंडिकेशन नहीं है, यानी बहुत ही कम उम्मीद है कि इनमें से इरप्शन हो। तो ऐसो को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। These are also called the dead volcanoes as well, and generally these volcanoes converted into lakes। देखिए ये वॉल्केनोज में इरप्शन तो होता नहीं है, तो इरोजन होने के साथ साथ क्या होता है कि ये लेक्स में डेवलप कर जाते हैं और पिकनिक स्पॉट्स भी बन जाते हैं, सीनिक व्यूज भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी लेक इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इनसाइड इट।
ठीक है, लेक डेवलप कर गया, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है, इसमें से लेक डेवलप हो जाते हैं और ये पेरिनियल रिवर्स का सबसे अच्छा रिसोर्स भी हो सकती है ऐसी लेक्स। इनमें माउंट केनिया आपका एग्जांपल हो जाएगा, और माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया, ये दोनों आपका अफ्रीका में है, विच एग्जिस्ट इन अफ्रीका। एंड माउंट एकोनकागुआ, ये आपका साउथ अमेरिका में है। एंड माउंट एल्बर्स, ये आपका यूरोप में है। सो दीज आर सम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, ठीक है। तो माउंट केनिया एंड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, एंड माउंट एकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका, एंड माउंट एल्बर्स इन यूरोप, दीज आर द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ये जो इसका इरप्शन हो रहा है वॉल्केनोस का, इसकी कौन कौन से आपके इफेक्ट पड़ते हैं। तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट सम डिस्ट्रक्टिव एंड सम कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, एंड डिस्ट्रक्टिव तो हैं ही। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज सम ऑफ द लावा एक्टिविटीज समटाइम्स, ये जो लावा एक्टिविटी हो रही है, इरप्शन ऑफ द मैग्मा, और ये लावा में जो चेंज हो जा रहा है, जैसे कि आपने इग्नियस रॉक्स पढ़े थे, ठीक है। तो इन इग्नियस रॉक्स में कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, इरोड हो गए। तो ये जो लावा की एक्टिविटीज है और इरप्शन है, इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ प्रॉफिटेबल भी है ये ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज लावा फॉर्म्स सम फर्टाइल प्लेन्स। ये लावा क्या करते हैं, समटाइम्स फर्टाइल प्लेन बना देते हैं। एक रेड सॉइल इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। रेड सॉइल की अगर आप बात करते हैं, जो कि डेक्कन प्लेटू में देखें तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें आयरन की जो इंडिजिनियस होता है, और ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। देन इसको रेगुर भी कहा जाता है, ठीक है। आयरन के सबसे डिपॉजिट इन्हीं में मिल जाते हैं। एंड द डिपॉजिट्स ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, और प्रीशियस स्टोन्स कुछ हो गए, तो ये सारे के सारे जो है इन लावा की एक्टिविटी और इरप्शंस के कारण ही आपको मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में डायमंड्स और कनाडा में निकल्स, ये कुछ प्रीशियस मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं जो कि इन लावा के इरप्शंस के कारण ही, या मैग्मा के इरप्शंस या वॉल्केनिक इरप्शन से ही आपको मिलते हैं। ये तो फायदे की बात हो गई, तो जिसकी वजह से किसी भी देश के, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाती है। और देखें कि हॉट गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स, ये भी इन वॉल्केनोस के थ्रू डेवलप करते हैं, जो कि एक पिकनिक स्पॉट्स हो सकते हैं और ट्रेवल्स के लिए और टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, एक सीनिक व्यू भी क्रिएट करते हैं। एंड हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो कंटेन सम सल्फर, तो हॉट जो स्प्रिंग्स है वो सल्फर भी कंटेन करते हैं, और सल्फर का मेडिसिनल पर्पज है, मेडिसिनल यूज हुआ करता है, ठीक है। एंड इसके साथ अगर देखें तो क्रेटर लेक्स, ठीक है। क्रेटर लेक्स होता क्या है कि जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उनके बीच में यहाँ पर वाटर डेवलप करता चला गया, ठीक है, तो ये लेक्स बन जाती है। विच इज द ग्रेट सोर्स ऑफ द पेरिनियल रिवर्स, तो बहुत ही ग्रेट सोर्स है, जैसे लेक वॉल्केनिक, ठीक है। लेक वॉल्केनिक इज साउथ अफ्रीका, ये इन्हीं क्रेटर लेक्स का ही एग्जांपल है, जो कि पेरिनियल रिवर के लिए वाटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है। और ये वॉल्केनिक कुछ स्पॉट सीनिक व्यू भी क्रिएट करते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के आपके टूरिज्म को भी और ट्रैवल को भी बढ़ाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। और सेकेंड इज द डिस्ट्रक्टिव तो है ही। सबसे पहली बात है कि जो लेटेस्ट आपके वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये लैंड को बैरन बना देते हैं, यानी कि कोई भी उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती, ह्यूमन बीइंग भी वहां पे नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैरन वजह से क्या होता है कि वाटर बहुत ही जल्दी परकोलेट कर जाता है, ठीक है, और बीनीथ द अर्थ सरफेस चला जाता है, तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इन वॉल्केनिक इरप्शन से पॉल्यूशन भी होता है, इट क्रिएट द पॉल्यूशन एंड क्रिएट द अनबैलेंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द अदर ऑर्गेनिजम्स, तो पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है। एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, द ह्यूमन बीइंग एंड द वाइल्ड लाइफ एज वेल, ये भी हो जाता है। एंड सेवरल नेचुरल कैलेमिटीज such as tsunami, the high waves, the high tides will originated by the sudden shocking of earth, that is earthquake, and the volcanic eruption sudden after the volcanic eruptions। तो ये सारी कुछ अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि आपके 1700 AD के बाद
1700 AD के बाद ऑलमोस्ट 260,000 ऑफ पीपल्स वर किल्ड बाय दिस वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। 260,000 पीपल्स वर किल्ड आफ्टर 1700 AD फॉर दिस वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये सारे कुछ डिस्ट्रक्शंस हो गए। देन अब आपकी अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। तो पहला अगर देखें तो द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मैंने आपको बताया सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट यानी कि द रीजन्स दैट इज थ्रू द एंडिस ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के एंडिस से सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, वेस्टर्न यूएसए, और उसके बाद अगर देखें जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे जितने रीजन्स के मैंने नाम लिए ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं और इन रीजन्स में आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स मिल जाएंगे। देन सेकेंड बेल्ट इज मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। मिड अटलांटिक बेल्ट में आपके वॉल्केनोज ऑफ मिड अटलांटिक रिज, मोस्ट ऑफ द फिशर इरप्शंस यहाँ पर होते हैं, जैसे सेंट हेलेना और होरोजो, ठीक है, या एजोर्स, ठीक है, सेंट हेलेना। तो यहाँ पर आपके ये सारे दोनों रीजन के नाम मैंने बताया, ये मिड अटलांटिक बेल्ट में आ जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, इसको मैप के थ्रू आप समझना है। तो वॉल्केनिक ऑफ एल्प्स, इसमें एल्प्स माउंटेन्स के जितने वॉल्केन्स आ जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी के आ जाएंगे, जैसे स्ट्रोमोसी और वेसुवियस मैंने आपको बताया था, और एजियन सी के माउंटेन आ जाएंगे, एल्बर्स आ जाएगा, हिंदुकुश आ जाएगा, हिमालयन रीजन आ जाएंगे, और साथ में इसमें आपके इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो आपके वॉल्केनोज होंगे वो भी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स में आ जाएंगे। सो दीज आर हैविंग द टुडेज टॉपिक ऑल अबाउट द वॉल्केनोज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, its classification, its destructive and constructive effect in human beings life or environment, and the basically the fundamentals of volcanoes. So I will be coming with a new topic in later videos. Till then, take care and bye bye.